हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी यह दंतुरित मुस्कान कविता से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को बनने का प्रयास करेंगे। बस एक चीज़ है, हम जितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन को रट जाना है आपको, तभी आपका 400 प्लस स्कोरिंग होगा। और ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आप में पढ़ाई के प्रति जुनून होना चाहिए। बस आपको टारगेट दिखना चाहिए 400 के पार, और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको पूरी जुनून के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। और अगर ये जुनून आप में आ गया तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कोई भी बंदा आपको 400 के पार लाने से रोक नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज दंतुरित मुस्कान कविता से क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है। देखिए यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम बताना है। बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है नागार्जुन और ऑप्शन डी है सूरदास। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। और यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ये जो कवि है, इस कविता के कवि का नाम क्या है, नागार्जुन है। और एक चीज़ यहाँ पे जो दंतुरित मुस्कान है, ये जो दंतुरित मुस्कान का अर्थ होता है जो नए नए दांत निकलने वाले जो शिशु की मुस्कान को, जो इस कविता के अनुसार उसको दंतुरित मुस्कान कहा गया है। क्योंकि जो ऐसे जो छोटे छोटे शिशु की जो मुस्कान होती है बहुत ही क्या होती है, वो मनमोहक और निर्दोष होती है, इसीलिए इसको दंतुरित मुस्कान कहा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि जो कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है, ये आपको बताना है। जो मैथिली में उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कि यात्री, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी है संस्कारी या फिर ऑप्शन डी यात्रा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यात्री। जो कवि नागार्जुन है मैथिली में उसको कौन सा नाम से जानते हैं, उसको यात्री नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि झोपड़ी का सुगंधित वातावरण, ऑप्शन बी है गरीबी में भी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन सी है आर्थिक संपन्नता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गरीबी में भी आनंद की अनुभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना। जो कविता है इस कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन करा गया इसमें। ऑप्शन ए है बाल शिशु की, ऑप्शन बी है प्रसन्नचित बालकों की, या फिर ऑप्शन सी है ग्रामीण बालकों की, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है बाल शिशु की, यानी बाल शिशु की मुस्कान की विशेषता के वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है कि जो बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ, ये आपको बताना है कि बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ। ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शन ए में दे रखा है कि कमल के फूल खिलने लगे, ऑप्शन बी है कि मृत व्यक्ति में प्राणों का संचार होने लगा, ऑप्शन सी है शेफालिका के फूल झरने लगे, या फिर ऑप्शन डी है बबूल के पत्ते गिरने लगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेफालिका के फूल झरने लगे। और यहाँ पे देखिए पिक्चर में देख पा रहे हैं ये क्या है, ये शेफालिका के फूल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि बच्चे की माँ माध्यम न बनती तो कभी क्या नहीं देख पाता, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कि बच्चे की खिलखिलाहट, ऑप्शन बी नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान, ऑप्शन सी है शिशु का अभायुक्त मुख, या फिर ऑप्शन डी है धूल से सने हुए शिशु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी धूल से सने हुए शिशु को वो देख नहीं पाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है, ये आपको बताना है।
ऑप्शन ए है कभी, ऑप्शन बी है माँ, ऑप्शन सी है बहन, ऑप्शन डी है अतिथि। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माँ। और ये जो मधुपर्क है, मधुपर्क का होता है, इसका जो अर्थ होता है, मधुपर्क मतलब होता है वो जो दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से एक पंचामृत बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग मधुपर्क बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि जो बच्चा कवि को कैसे देख रहा है, ये आपको बताना है। जो बच्चा है कवि को कैसे देख रहा है, ऑप्शन ए है कि तिरछी नज़रों से, ऑप्शन बी है डर डर कर, ऑप्शन सी है रोक कर, या फिर ऑप्शन डी है हंस कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? जो बच्चा है जो कवि को कैसे देख रहा है, वो तिरछी नज़रों से देख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोले कि जो कवि है बच्चे का किसी संपर्क न होने की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है खुद से, खुद मीन स्वयं से, ऑप्शन बी है माँ से, ऑप्शन सी है प्रवासियों से, या फिर डी और आसपास के लोगों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है? बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है कवि और बच्चे की, ऑप्शन बी है बच्ची और माँ की, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कवि और बच्चे की क्या होता है उसमें आंखें चार होने की बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बोल रखा है कि जो किसकी उंगलियां शिशु को मधुपर्क पान कराती रही है। ऑप्शन ए है कवि की, ऑप्शन बी है बच्चे की माँ की, ऑप्शन सी है बच्चे के परिवारजनों की, ऑप्शन डी है बच्चे की माँ और पिता दोनों की। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चे की माँ की, यही इसका क्या होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कवि किसके थकने की बात कर रहा है? बताइए। ऑप्शन ए है स्वयं की, ऑप्शन बी है शिशु के, ऑप्शन सी है पत्नी के, ऑप्शन डी है शिशु की माँ की। तो जो कवि है इस कविता में शिशु के थकने की बात कर रहा है। किसका थकने की बात कर रहा है? वो शिशु की थकने की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि जो कवि है किसकी माँ को धन्य कह रहा है, ये को बताना है। जो कवि है किसकी माँ को धन्य कह रहा है? ऑप्शन ए है नवशिशु, ऑप्शन बी अतिथि, ऑप्शन सी है युवा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नवशिशु को धन्य कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि दंतुरित का अर्थ बताना है। ये जो दंतुरित शब्द है इसका क्या बताना है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है कि बिना दांत के, लंबे लंबे दांत, ऑप्शन सी टेढ़े मेढ़े दांत, या ऑप्शन डी नए नए दांत। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नए नए दांत। क्या कहा गया है? दंतुरित। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि माँ बच्चे को क्या क्या कराती रही है। ऑप्शन ए है कि काम, ऑप्शन बी आराम, ऑप्शन सी है मधुपर्क, ऑप्शन डी है संपर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मधुपर्क। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जो कबीर ने धन्य किसे कहा है, ये बताना है आपको। दादा और दादी को, माता और पुत्र को, या फिर बच्चे और उसके दांत को, या फिर ऑप्शन डी है अपने आप को और पत्नी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा माता और पुत्र को क्या कहा कबीर ने? धन्य कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि जो शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है, बताना है आपको। जो शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है। ऑप्शन है गुलाब फूल, ऑप्शन बी कमल का फूल, ऑप्शन सी है गेंदा का फूल, या फिर ऑप्शन डी
रजनीगंधा का फूल। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल का फूल। जो शिशु को देखकर कवि को कमल का फूल का एहसास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोले कि जो कवि को अपलक कौन निहारा। ये आपको बताना है कि जो कवि है, कवि को अपलक कौन निहारा है। ऑप्शन ए पत्नी, ऑप्शन बी माँ, या फिर ऑप्शन सी उबद शिशु, या फिर ऑप्शन डी अनजान व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबोध शिशु क्या करे, कवि को अपलक निहार रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि जो नन्हे बच्चे का कवि से परिचय किसने कराया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शिशु की माँ ने, ऑप्शन बी है खुद कवि ने, या फिर ऑप्शन सी है कवि की माँ ने, या फिर वहाँ उपस्थित लोगों ने। तो बताइए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु की माँ ने क्या करा, वो बच्चे का कवि से क्या कराया था, वो परिचय कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोले कि जो कि बच्चे द्वारा कवि को न पहचान पाने का क्या कारण था। ये जो बच्चा है कवि को क्यों नहीं पहचान पा रहा था, इसका आपको कारण बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि बच्चा कवि को पहली बार देख रहा था, ऑप्शन बी है कि बच्चा कवि से पूर्णतः अपरिचित था, या फिर ऑप्शन सी है कवि प्रथम बार बच्चे से भेंट कर रहा था, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि जो अनिमेष का अर्थ बताना है। यहाँ पे एक शब्द दे रखा है अनिमेष, तो जो अनिमेष शब्द का अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कि एकटक देखना, ऑप्शन बी है विनम्रता पूर्वक देखना, ऑप्शन सी है प्रसन्नता पूर्वक देखना, या फिर ऑप्शन डी पलक झपका कर देखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एकटक देखना। क्या बोलते हैं हम लोग? अनिमेष। जो अनिमेष शब्द का अर्थ क्या होगा? एकटक देखना। क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 22 में। इसमें बोल रहा है कि जो मधुपर्क का अर्थ स्पष्ट करना। जो ये जो मधुपर्क शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? ए में दे रखा है मधु, बी में दे रखा है दही और मधु, ऑप्शन सी है माँ का प्यार, या फिर ऑप्शन डी है घृत और मधु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ का प्यार। क्वेश्चन नंबर 23 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कवि की, ऑप्शन बी है बहन की, ऑप्शन सी है माता की, ऑप्शन डी है पिता की। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा माता के, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते हैं। 24 बोले कवि किसे धन्य कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि जो कवि किसे धन्य कह रहा है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है माँ को, ऑप्शन बी है शिशु को, ऑप्शन सी है शिशु और उसकी माँ को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिशु की मुस्कान को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु और उसकी माँ को कवि ने क्या कहा, उसको धन्य कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए यहाँ चीर परवासी किसको कहा गया है, बताना है आपको। शिशु को, ऑप्शन बी है शिशु की माँ को, ऑप्शन सी है कवि को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि को क्या कहा गया, इसमें चीर परवासी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे बोल रहा है कि जो फसल कविता के कवि का नाम बताना है। बताइए इस जो कविता है, फसल कविता है, इस कवि का नाम क्या है बताइए। तो कवि का नाम है, ऑप्शन नंबर ए दिया है नागार्जुन, तो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है, ये को बताना है। ऑप्शन ए है किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से, ऑप्शन बी है हाथों द्वारा बीजों को मिट्टी में रोपित करने से, ऑप्शन सी मशीनों के स्थान पर मानव श्रम को ही महत्व देने से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से ही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे जो फसल कविता है इसके अनुसार बताना है कि फसल किसका बदला हुआ रूप है, ये बताना है आपको। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है कि जो फसल कविता के अनुसार बताना है आपको कि फसल किसका बदला हुआ रूप है। बताइए क्या इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि सूरज की किरणों का, ऑप्शन बी है नदियों के पानी का, ऑप्शन सी है भूरी काली मिट्टी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज की किरणों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जो कवि के अनुसार आपको बताना है कि जो फसल क्या है। ऑप्शन है कि प्रकृति के सहयोग का फल, बी में है कि मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रकृति के सहयोग का भी फल है, मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का भी फल है, यानी क्वेश्चन नंबर सी ए और बी क्या होगा? दोनों क्या है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए हाथों के स्पर्श मात्रा से ही फसल निर्मित होती है, ऑप्शन बी है किसानों के हाथों का पसीना फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी है फसल सामूहिक परिश्रम का फल है, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए इसमें कौन सा सही होना चाहिए? बताना है कि हाथों के स्पर्श की महिमा के लिए बताना, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फसल सामूहिक परिश्रम क्या है? वो फल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 बोले कि वायु का योगदान किसे विकसित करने में होता है? ऑप्शन ए है मिट्टी को, ऑप्शन बी किरणों को, ऑप्शन सी है फसल को, या फिर ऑप्शन डी है नदियों के जल को। तो बताइए वायु का योगदान क्या रहता है? तो वायु का योगदान क्या रहता है? फसल को क्या करने में रहता है? उसका विकसित करने में। चल नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है? तो बताना है कि कौन सा इसमें से आवश्यक कारक तत्व नहीं है बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है कि ओलावृष्टि, ऑप्शन बी है नदियों का पानी, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, या फिर ऑप्शन डी है कृषकों का श्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ओलावृष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोल रहा है कि जो फसल है कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है? ऑप्शन ए है कि शारीरिक परिश्रम से, ऑप्शन बी है प्राकृतिक उपादानों से, ऑप्शन बी है वायु शुद्धता से, या फिर फसल निर्माण से। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फसल निर्माण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है? तो बताना है आपको स्पर्श, किसके स्पर्श की महिमा बताया है? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होगा, हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि जो फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रकृति और नदी का, ऑप्शन बी है प्रकृति और मनुष्य का, ऑप्शन सी है नदी और सूरज का, ऑप्शन डी है मनुष्य और मिट्टी का। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृति और मनुष्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि जो फसल को थिरकना कौन सिखाता है? ऑप्शन ए है हाथ, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है हवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हवा क्या सिखाता है? फसल को थिरकना सिखाता है। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के फसलों में किसकी मेहनत छिपी होती है? ऑप्शन ए है बच्चों की मेहनत, कवि की मेहनत, नेक्स्ट है किसानों की मेहनत, और ऑप्शन डी है मिट्टी की मेहनत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी किसानों की मेहनत छिपी रहती है। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 3 बोलेगा जो फसलें हैं किसकी अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्टि हुई है। ऑप्शन है बादलों की, ऑप्शन बी है नदियों की, ऑप्शन सी है तालाब की, ऑप्शन डी है नहरों के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नदियों के। 14 क्वेश्चन 14 मिट्टी के गुणधर्म किससे कहा गया, बताना है आपको। जो मिट्टी का गुणधर्म किससे कहा गया है। ऑप्शन ए है कि जल को, ऑप्शन बी है फसल को, ऑप्शन सी हवा को, ऑप्शन डी है धूप को। तो मिट्टी का गुणधर्म किससे कहा गया है। मिट्टी का गुणधर्म फसल को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, बताना है। जो कवि नागार्जुन है उसका वास्तविक नाम क्या है। तो कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम है ये ऑप्शन नंबर डी, वैद्यनाथ मिश्र। जो कवि नागार्जुन है उसका जो वास्तविक नाम क्या है उसका, वैद्यनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि जो नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। ऑप्शन है कि नदियों का पानी, ऑप्शन बी है मिट्टी के गुणधर्म और सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी किसानों की मेहनत, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए ये जो फसल के लिए आवश्यक तत्व इनमें से कौन कौन सा है। तो इस यहाँ पे देखिए जो नदियों के पानी का भी जरूरत पड़ेगा, मिट्टी के गुणधर्म और सूर्य की किरणों की जरूरत पड़ेगा, और किसानों की मेहनत की भी आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि जो फसल उगने में किसका योगदान रहता है। जो फसल को उगने में किसका योगदान रहता है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ने देखा कि अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, नदियों के जल का, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म को। तो बताइए, और या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि एक नहीं दो नहीं पंक्ति की आवृत्ति क्यों की गई है, बताना है आपको। ऑप्शन है सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए, ऑप्शन बी है गणना करने के लिए, ऑप्शन सी अलंकारिता के लिए, ऑप्शन डी है आवृत्ति भाव उत्पन्न करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि जो फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है। ऑप्शन ए है काली संदली मिट्टी के मिश्रण द्वारा, ऑप्शन बी रासायनिक खाद द्वारा, ऑप्शन सी है नदियों के पानी द्वारा, ऑप्शन डी है चांद के किरणों द्वारा। तो बताइए ये जो फसल का पैदावार किसके जादू के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदियों के पानी का जादू का है ये। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि जो फसल कविता में जो कवि है किस विषय में बताया, ये बताना है कि जो फसल कविता है इसमें जो इसके विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन है प्रकृति और मानव के परस्पर सहयोग के विषय में, फसल उत्पादन में मिट्टी की गुणवत्ता के सहयोग के विषय में, किसानों के परिश्रम के विषय में, फसल उत्पादन में अनावश्यक कारक तत्वों के विषय में। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर क्या होना चाहिए। जो प्रकृति और मानव के परस्पर सहयोग के विषय में बताया गया यहाँ पे, क्योंकि जो फसल है उसके लिए प्रकृति तत्व की जरूरत पड़ेगा और जो मानव का जो सहयोग है दोनों को जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बोले फसल किसका जादू है। आपको बताना है कि नदियों के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का, सूर्य के किरणों का, या फिर हवा की थिरकन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नदियों के पानी क्या है वो जादू है। ये बताना था कि फसल किसका जादू है, इसका सही आंसर क्या होगा, नदियों के पानी का जादू है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि जो फसल किसका रूपांतरण है बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है कि सूरज की किरणों का, ऑप्शन बी है नदी के जल का, ऑप्शन सी किसान के हाथों का, ऑप्शन डी मिट्टी के गुणधर्म का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज की किरणों का। क्वेश्चन नंबर 23 फसल किसका गुणधर्म है, बताना है आपको। मिट्टी के गुणधर्म है, हवा का गुणधर्म है, जल का गुणधर्म है, या फिर हाथों का गुणधर्म है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का क्या है वो गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 24
सिमटा व संकोच है, हवा की थिरकन का काव्य पंक्ति में अलंकार बताना है। इसमें से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है कि अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी है यमक अलंकार। तो बताइए ये जो सिमटा व संकोच हवा के तिरकन काव्य में कौन सा अलंकार यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे उपयोग करा गया। यहाँ पे यानी इसमें जो प्रयुक्त अलंकार का क्या नाम क्या है यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। चलिए 24 इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और इसी तरह का नई नई वीडियो पाने के लिए इस चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।